तो आज हम आप लोगों के उस बड़े सवाल को लेने वाले हैं जो आप लोगों की तरफ से बार बार पूछा गया है। सवाल ये है कि सर आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें आपको पता है लगभग 9 पेपर होते हैं, ठीक है। और उन 9 पेपर की आपके चयन में सबसे बड़ी भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, 9 पेपर जो हैं उसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग इंग्लिश के भी हैं और एक रीजनल लैंग्वेज का है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल के पेपर में आपको लिखना है, जीएस के 4 पेपर में आपको लिखना है, एसए के पेपर में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव पेपर हैं और सब्जेक्टिव पेपर में आपकी लिखने की जो क्षमता है, जो स्किल्स है राइटिंग की, वो वहां पर चेक होती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यूपीएससी में अगर कोई सेगमेंट है तो वो आंसर राइटिंग है। इसलिए इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात ये करते हैं कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए। देखिए, 2 चीज़ों को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। पहली चीज़ ये है कि जैसे आपके पास कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, सामग्री होगी, आपके पास नॉलेज होगा, तभी तो आप उसको एक्सप्रेस करेंगे ना। लिखने की स्किल तब आती है जब चीज़ें आप लोगों के पास नॉलेज की कमी ना हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक हम नॉलेज गेन करते रहें तब तक हमें लिखना शुरू नहीं करना है। आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत तो करनी ही होगी। कैसे करनी है उस पर बात करते हैं। देखिए, एक तरफ आपका सेगमेंट चलता रहेगा जिसमें आप नॉलेज गेन करते रहेंगे, जैसे एनसीईआरटी समरी कोर्स चल रहा है या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप लोग एडवांस बुक्स पढ़ेंगे, फिर मान लीजिए इस तरह सब्जेक्टिव वेज वो तो तैयारी आपकी चलती ही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको आंसर राइटिंग पर काम अभी से शुरू कर देना है। किस तरह से? देखिए, बहुत ही बेसिक टॉपिक पर आप लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप यूपीएससी के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मेंस वाले में अभी से मत उठाइएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप बड़े क्वेश्चन अभी से लेने लगेंगे ना तो हो सकता है कि आपका मोटिवेशन जो है वो डाउन चला जाए और आपको डर लगने लगे यूपीएससी के मेंस के पेपर को लेके। हालांकि यूपीएससी मेंस में अब उतने ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछ रहा है, लैंग्वेज उनकी उतनी टफ नहीं है जो आज से 2 से 3 साल पहले थी। अब क्वेश्चन बड़े सिंपल पूछे जा रहे हैं और आप ये चीज देखेंगे कि अभी जो हम लोगों ने मेंस का डिस्कशन किया है, 2022 के 5 पेपर हम लोगों ने देखे हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से आप लोगों के सामने ही मैंने सारे पेपर सॉल्व किए। जिन बच्चों ने वो सीरीज नहीं देखी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप उस सीरीज को देख लें, क्योंकि यूपीएससी मेंस चाहे आप 2023 में देने वाले हैं, 24 में देने वाले हैं या 25 में देने वाले हैं, लगातार उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ताकि आप लोगों को अनप्रेडिक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, उसको हैंडल करने, कैसे हैंडल करना है, वो स्किल्स आपके अंदर बिल्ड हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आंसर राइटिंग को शुरू कैसे करना है। देखिए, मैंने बोला ना कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक उठाएंगे। जैसे मान लीजिए जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करते हैं या पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक उसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, ये टॉपिक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंट तरह के एक्ट थे। जब ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन कर रही थी ना, तो कई अधिनियम लाए गए थे। आप किसी एक बेसिक अधिनियम को उठा लीजिए, किसी भी अधिनियम को उठा लीजिए, चाहे वो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट हो, ठीक है, या 1813 का अधिनियम हो, उस अधिनियम को उठा के पढ़ लीजिए। पहले मान लीजिए आपने उसके बारे में पढ़ लिया, फिर आप ऐसे ही लिख दीजिए उसके बारे में कि अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम करिए कि 1813 के अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। बस इस तरह का क्वेश्चन लिख के उसको छोड़ दीजिए। आप क्या करिए कि जो आपने अधिनियम पढ़ा है ना, सेम टू सेम उसके पॉइंट जो आपने याद किए हैं वो वहां पर लिख के छोड़ दीजिए। शुरुआत बिल्कुल ऐसे करेंगे आप। मैं तो कहता हूं बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लो लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखने के लिए मैं हर बच्चों को यह सजेस्ट करता हूं कि आप जैसे मान लीजिए बेसिक आपका रूम कैसा है, आपका दिनचर्या कैसी है, आपका टाइम टेबल क्या है, ये सब चीजों को लेकर ना आप ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। उसी तरह से जब मेंस के आंसर राइटिंग आपको करनी है, आप बिल्कुल बेसिक टॉपिक उठाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट से भटकाव नहीं रखना है तो मैं कहता हूं जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसके शुरुआती टॉपिक्स देखिए, बिल्कुल बेसिक टॉपिक देखिए, उस पर एज इट इज जो लिखा है उसी को लिखने की एक बार कोशिश करें, ताकि आपको थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस शुरू हो आपकी। उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करेंगे, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर जैसे 10 सालों के मेंस एग्जामिनेशन के आप पेपर देखेंगे। सिर्फ देखने की बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, होता क्या है, जब मैं बच्चों को यह बात बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के, तो एक बार देखने के बाद बच्चे छोड़ देते हैं। आपको यह चीज नहीं करनी है। कम से कम यूपीएससी के मेंस के पेपर को आपको 4 से 5 बार देखना है, चाहे इसमें आपका टाइम जाए, बट आपको यह चीज समझ में आएगी कि यूपीएससी आखिर पूछ क्या रहा है। जब आपको दायरा पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस दायरे से इस दायरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, हालांकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल
डिबेटेबल कमीशन है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी पूछ ली जाती हैं, बट आप देखेंगे इस बार के मेंस में भी हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो जो 18 क्वेश्चन थे वो लगभग प्रेडिक्टर थे, या वो दायरे से बाहर नहीं थे, वो सिलेबस की सीमा में ही थे। तो ऐसी स्थिति में आपका मेंस का प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो देखने के बाद आप देखेंगे क्या उनमें से कोई बेसिक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, फिर से एक आप एग्जांपल देखेंगे कि भारतीय संसद की विशेषताएं, इसको लेकर आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि ये बुक में भी आंसर दिया हो, आप उसको लिख लें। फिर धीरे धीरे आप शुरुआत करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस की। देखिए आलोचना का मतलब क्या होता है, किसी भी एक टॉपिक पर मैं आपसे अगर पूछूं कि आप इस चीज का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जैसे इस बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था वित्तीय समावेशन को लेकर, बहुत सारे प्रश्न में यूपीएससी ने यह पूछा था कि इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब यह होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, देखिए किसी चीज के बारे में सिर्फ हमें एक पक्ष पता नहीं होना चाहिए कि इसके पक्ष में क्या चीजें हैं, विपक्ष भी पता होना चाहिए, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर नेगेटिव पर ज्यादा पूछा है तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा नेगेटिव पहलू गिना के 2-3 पॉजिटिव भी जरूर गिनाएं, और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है, सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा दिखाएं, लेकिन लास्ट में 2 या 3 इश्यूज या नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर दिखाएंगे। ये दोनों दिखाने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा आप कंक्लूजन लिख के आंसर को छोड़ देंगे, ठीक है। एक बहुत ही, जिसको आप हम लोग कई बार लिख देते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होती है, आगे की राह क्या होती है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन देके आंसर को छोड़ना है। कभी भी कंक्लूजन में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लिखना है, ताकि यूपीएससी को ये ना जाए कि अगर आप प्रशासन में जाएंगे और आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप किस तरह से उस चीज को नेगेटिव सोचेंगे या पॉजिटिव सोचेंगे। इस बार यूपीएससी ने एथिक्स में भी ये पेपर प्रश्न पूछा था कि रूल्स जो हैं या रेगुलेशन है वो सबके लिए समान है, जितने भी प्रशासक हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं तो वो बहुत सफल हो जाते हैं उन रूल्स को लागू करने में, और जो नकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, मनोवृत्ति रखते हैं, वो प्रशासक जो हैं उन्हीं रूल्स और नियमों का बोझ अपने पर ले लेते हैं और वो विफल हो जाते हैं। ये बिल्कुल बेहतरीन सा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। तो वही आपको देखना है कि जब आंसर राइटिंग आप करें शुरुआत, अच्छा एक और चीज आप यहां देखेंगे, जैसे मान लीजिए यूपीएससी ने इस बार प्रश्न पूछा था वित्तीय समावेशन को लेकर, ठीक है, और प्रश्न ये था कि इसके अंदर क्या चुनौतियां हैं। अब जब प्रश्न इस तरह से पूछा जाए ना, तो सबसे पहले विद इन 2 लाइन्स या 3 लाइन्स आप वित्तीय समावेशन को एक्सप्लेन कर देंगे कि वित्तीय समावेशन है क्या। जैसे मान लीजिए बैंकिंग की सेवाएं जो हैं बिल्कुल किफायती कीमत पर लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। बैंकिंग की जो सेवाएं हैं, जैसे वित्तीय जो सेवाएं हैं, बीमा हो गया, पेंशन हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, या बैंकिंग खाते हो गए, ये सब चीजें बच्चों लोगों तक आसानी से पहुंचाना, वंचित तबके तक, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको पता है ना आज भी बैंक खातों से नहीं जुड़े हैं, तो सरकार अगर मान लीजिए कोई स्कीम लाती है, जैसे किसान मानधन योजना है, किसान सम्मान निधि है, तो ऐसी स्थिति में सरकार सीधे स्थानांतरित कर पाएगी, तो उसके लिए जरूरी है ना कि उनके पास खाता तो होना चाहिए। तो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच ही बेसिक तरह से आप देखेंगे वित्तीय समावेशन है। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप सीधा प्लंज करेंगे, सीधा जंप करेंगे किस टॉपिक पर, चुनौतियों पर, कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जैसे मान लीजिए अभी भी लोगों के पास आप देखेंगे कि जनधन जो अकाउंट बने हैं, सरकार ने सबसे बड़ी स्कीम है ना ये जनधन योजना वित्तीय समावेशन को लेकर, उसमें अभी भी कई खाते हैं जो एक्टिव नहीं है, बहुत सारे खाते इनएक्टिव खाते हैं जो ऐसे ही बनाकर छोड़ दिए गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती है कि भाई साहब वो एक्टिव होने चाहिए वो खाते। दूसरा आपके लिए ये जरूरी है कि जिस तरह से मान लीजिए इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी नहीं है, वित्तीय जो शिक्षा है उसका भी तो अभी अभाव है, वित्तीय साक्षरता भी अब उतनी कहां है। लोगों को ये तो पता है कि खाता बना दिया आपने किसी का, किसी भी एक वुमेन का आपने खाता बना दिया, बट वो बहुत इलिटरेट हैं, उनको यही नहीं पता कि बैंक में जाके फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे पैसे सबमिट करने हैं, या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसका बेनिफिट कैसे लेना है। तो ये वित्तीय साक्षरता का अभाव ही तो है, इसको भी तो, इस पर भी तो काम करने की जरूरत है। मोबाइल लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, आपने आधार कार्ड से खाता ट्रांसफर करना तो सीख लिया, बट लोगों के पास अभी अगर मान लीजिए जिन लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है तो वो आधार कार्ड के माध्यम से भी खाते का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए आप चुनौतियां निकाल ली, फिर इसका कंक्लूजन आप कर सकते हैं कि अगर हम इन टॉपिक्स पे, इन चुनौतियों पर काम कर लेना, जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पर अगर हम लोग काम कर लें तो वित्तीय समावेशन भारत में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लागू किया जा सकता है। आपने पॉजिटिव डायरेक्शन दे दिया, पॉजिटिव लास्ट में सकारात्मक पहलू देकर आंसर को छोड़ दिया। इसी तरह से आप जो मर्जी टॉपिक उठाएंगे, जैसे पीडीएस को लेकर यूपीएससी ने इस बार प्रश्न पूछा, आप शुरुआत करेंगे कि 2 से 3 लाइन में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को
आप डिफाइन कर दें, थोड़ा सा उसको बता दें कि पब्लिक पीडीएस सिस्टम है क्या। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है उस पर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। मेरा मतलब ये है, आप लोगों को बार बार मैं इस पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूं कि अभी आप कोशिश करें बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर लिखने की शुरुआत करें, और धीरे धीरे जब आपका फ्लो बनने लगे तो आप कोशिश करें कि मेंस के जो 4 पेपर हैं उस पर डेली एक एक आंसर लिखें। आप सभी पेपर्स में एक आंसर लिखें। आगे चल के हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस तरह से जो एथिक्स के पेपर में जो केस स्टडीज हैं वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका परफॉर्मा क्या होना चाहिए, और साथ में केस स्टडीज अभी से थोड़ा थोड़ा उस पर भी काम करना शुरू करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जब भी आप यूपीएससी का मेंस लिखो तब तक आप कम से कम 150 से 200 केस स्टडीज को सॉल्व कर चुके हों, क्योंकि केस स्टडी जो है यूपीएससी मेंस के पेपर 4 में बहुत ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। 3 पेपर जो है आपके सबसे ज्यादा आपको यूपीएससी में सिलेक्शन दिलाते हैं। एक एसए का पेपर है जिसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, मेहनत कम लगती है उसमें, लगभग आपने 50 से 60 एसए भी लिख लिए ना मेंस में जाने से पहले, तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। दूसरा आपका पेपर होता है एथिक्स का पेपर, जिसमें आप अगर केस स्टडीज पर काम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पर आप 130 से 35 नंबर ले सकते हैं। तीसरा पेपर आपका इसमें ऑप्शनल का है। अगर आपने ऑप्शनल पर लगभग इतना अच्छा काम कर लिया कि 280 से 300 तक आप उसमें स्कोर कर सकें तो लगभग यूपीएससी में आपका सिलेक्शन तय है। तो ये 3 पेपर पर आपको ज्यादा अच्छे से काम करना है, लेकिन बाकी पेपर्स को नजरअंदाज नहीं करना है। इसलिए आंसर राइटिंग को धीरे धीरे शुरू करने की कोशिश करें। हम लोग कोशिश करेंगे इस पर कि इस पर वीडियो और आई जा सके और एग्जाम्पल्स में आप लोगों को देखकर समझा सकूं कि आंसर राइटिंग किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, कैसे रेगुलर बेस पर आपको आंसर राइटिंग धीरे धीरे करनी है। अभी इसका बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। जो कोर्स आप कर रहे हैं, जो तैयारी आपने शुरू की है, थोड़ा कंटेंट पहले अपने अंदर डाल लें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप अपने अंदर बिल्ड कर लें, एक क्वालिटेटिव कंटेंट हो। जैसे ही फिर आपके अंदर अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा तब आप आंसर बहुत ही खूबसूरती से लिख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।